सो हाय एवरीवन, आज से हम लोग जीआईटी पैथोलॉजी शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहले हमें पता है जीआईटी में जाने से पहले वो ट्रैक्ट से पहले आता है हमारा ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी के बारे में कुछ डिजीजेस, कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है केरीज। केरीज तो बहुत ही कॉमनली हमें पढ़ा हुआ है कि केरीज होता है डीमिनरलाइजेशन ऑफ इनामल एंड डेंटिन caused by acids generated during fermentation of sugars by bacteria। मतलब कि जैसे हम कुछ मीठा खाते हैं तो फिर जो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होता है वो उसे फर्मेंट करता है, उसे मेटाबोलाइज करता है और फर्मेंटेशन के बाद वो क्या जनरेट करेगा, वो एसिड्स जनरेट करेगा। और वो जो एसिड्स हैं वो हमारी जो टीथ है उसमें जो इनेमल इज़ द आउटर कवरिंग उसकी डीमिनरलाइजेशन कर देंगे, क्योंकि हमारे जो टीथ हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट्स के बने हुए हैं, तो उसकी डीमिनरलाइजेशन कर देंगे वो एसिड्स जो कि शुगर की फर्मेंटेशन के बाद प्रोड्यूस होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि व्हेन यू ईट शुगर ब्रश योर टीथ। देन इट्स वाटर फ्लोरिडेशन, कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो वाटर फ्लोरिडेशन होने की वजह से कई जगह पे ऐसे पानी आते हैं जो फ्लोरिडेटेड होते हैं, या फिर वो टूथपेस्ट जिनमें फ्लोरीन होता है, तो उनमें क्या होता है कि जो हमारा इनेमल है उसमें अंदर होता है एपेटाइट, कैल्शियम एपेटाइट, फॉस्फेट्स। तो वो क्या होता है, वो इनेमल में एपेटाइट के साथ मिलकर फ्लोरो एपेटाइट बना देता है, और फ्लोरो एपेटाइट जो है वो रेजिस्टेंट है इन एसिड से। तो वो एक कवरिंग बना देंगे फ्लोरो एपेटाइट की जो कि बैक्टीरियल एसिड से रेजिस्टेंट है। देन कम्स द जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस हमें पता है, जिंजाइवा इज गम्स, हमारे जो गम्स हैं मसूड़े हैं, और आइटिस इज इन्फ्लेमेशन। तो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जानी वो कैसे होती है, जैसे कि हमारे वहीं पे डेंटल प्लाक एक्यूमुलेट हो जाना। डेंटल प्लाक क्या हो गया कि एक बायोफिल्म सी बन जानी, स्टिकी बायोफिल्म। और ये जो बायोफिल्म बनती है इसमें कौन कौन आता है। सबसे पहले जो डेंटल प्लाक हमने बात की वो क्या है, एक तो वो बैक्टीरिया है, और साथ में जो सलाइवा की जो प्रोटीन्स हैं वो हैं, और जो भी एपिथीलियम था वहाँ पे जो कि अब नहीं रहा। मतलब कि जैसे स्क्वैमस एपिथीलियम था ना, तो अब वहाँ पे जो एपिथीलियम है दैट इज़ डीस्क्वामेटेड। तो डीस्क्वामेटेड एपिथीलियम, सेलिवेटरी प्रोटीन्स और साथ में जो बैक्टीरिया है वो सारे मिलकर एक स्टिकी बायोफिल्म सी बना देंगे जो कि प्लाक बोलेंगे। अब तो जिंजावाइटिस में क्या होगा कि इन सब का मिलके एक प्लाक सा बन जाएगा, और वो एक्यूमुलेट अगर हो जाए तो फिर वो कैल्कुलस बना देगा, मतलब मिनरलाइज्ड हो जाएगा, कैल्सीफाइड। इसको हम लोग जिंजावाइटिस को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्सिबल है जिंजावाइटिस कि एक बार हो जाए तो ये नहीं है, रिवर्स हो सकता है अगर हम लोग रेगुलर ब्रशिंग करें, हमारे टीथ में हाइजीन रखें, ओरल कैविटी में। और जिंजावाइटिस में हमें पता है नॉर्मली स्क्वैमस म्यूकोजा था, जो हमारा जिंजाइवा है वहाँ पे स्क्वैमस म्यूकोजा था। जब ये प्लाक बनता है तो अभी हमने पढ़ा कि वो क्या हो जाता है, डीस्क्वामेटेड हो जाता है। ठीक है, वो वाली एपिथेलियम डीस्क्वामेटेड, और 40 to 60% ऑफ एडोलेसेंट्स में ही ये होता है। क्रोनिक के इसमें हमने बोला अगर हो जाए तो वहाँ पे ब्लीडिंग होगी, एरिदेमा और एडीमा। ब्लीडिंग तो ऑब्वियसली, और एरिदेमा इज़ रेडनेस हो जानी, एडीमा हो जाना। सो ऑल दिस इज़ अंडर जिंजेवाइटिस। एक और चीज़ केरीज के बारे में कि मेजर टूथ लॉस अगर 35 ईयर्स से पहले हो रहा है, लेस देन 35 ईयर्स में अगर कोई लॉस हो रहा है तो मेजर उसका जो कॉज है दैट इज़ केरीज। ऑलराइट, देन कम्स पेरियोडोंटाइटिस। अब पेरियोडोंटाइटिस, आइटिस से हमें पता लग जाना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन किसकी होती है, पेरियोडोंट, मतलब पेरियोडोंटल लिगामेंट्स, एल्वियोलर बोन और सीमेंटम, ये चीज़ें आती हैं पेरियोडोंट में। ओके, तो इन सब की वजह से क्या होता है, ये सब जो है हमारी ये लिगामेंट्स, ये एल्वियोलर बोन, सीमेंटम, ये सब क्या करती हैं, हमारी बोन को हमारे जिंजाइवा के साथ होल्ड करके रखती हैं, राइट। तो ये अगर होल्ड करके रखेंगी, अगर इन लोगों में इन्फ्लेमेशन आ जाए, इन लोगों में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर टीथ लॉस हो सकता है। ऑलराइट, अब ये किस किस वजह से हो सकता है पेरियोडोंटाइटिस, दैट इज़ एक्टिनोबैसिलस, पोरफायरोमास, जिंजीवैलिस। नाम से ही पता लग रहा है जिंजीवैलिस है तो ऑब्वियसली ओरल कैविटी में ही कोई प्रॉब्लम करेगी, राइट। और ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इट्स अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। देन कम्स द इन्फ्लेमेटरी लीजन्स जो कि स्पेसिफिक हैं। पहला है एप्थस अल्सर्स। एप्थस अल्सर्स आर द कैंकर सोर्स जो कि 40% ऑफ द पॉपुलेशन में हमें मिलते हैं। जो एप्थस अल्सर्स हैं ये खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं, 7 to 10 एक हफ्ते में वो खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन ठीक होने के बाद ये रीकर होने के इसके चांसेस बढ़ते हैं, मतलब रीकर ये हो सकता है बहुत ही ईजिली। कहाँ पे मोस्ट कॉमनली हमें मिलता है, इनसाइड ऑफ लिप्स, चीक्स, अंडरनीथ टंग। बेसिकली हमने देखा कि जो सॉफ्ट जगह है हमारे
ओरल कैविटी में कि लिप्स के इनसाइड और चीक्स में, अंडरनीथ टंग, वहाँ पे हमें ये मिलता है। क्यों हो सकता है, क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं इसके एप्थस अल्सर्स के? एक तो है इमोशनल स्ट्रेस, मेनली एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, कट, बाइट्स, खाना खाते खाते बाइट हो गई, हार्ड ब्रशिंग, बहुत ही विगरसली ब्रश करना, B12 या फॉलिक की डेफिशिएंसी होना, और साथ में अगर डिजीज़ स्पेसिफिकली देखें तो दैट इज़ सीलियाक डिजीज़ एंड बेहसेट डिजीज़। बेहसेट डिजीज़ में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है ब्लड वेसल्स की ऑल ओवर द बॉडी, जो भी ब्लड वेसल्स हैं हमारी उनमें इन्फ्लेमेशन होनी। इट इज़ अ पेनफुल कंडीशन। माउथ वॉश यूज़ करके हम नमनेस क्रिएट कर सकते हैं, और अगर जैसे जो भी कॉज है, मतलब कि हार्ड ब्रशिंग की वजह से है, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से है, डेफिशिएंसी की वजह से है, इनमें से जो भी कॉज है उसे ट्रीट करके हम एप्थस अल्सर्स को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट तो इन्फ्लेमेटरी लीजन है, दैट इज़ हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जो है 2 टाइप्स का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो है दैट इज़ ओरोफेशियल, दैट इज़ हमारे ओरल कैविटी में मिलता है, इसलिए अब हम जो पढ़ रहे हैं हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे। एंड टाइप 2 इज़ जेनाइटल। नाउ इट इज़ ओरल जो है, ओरल टाइप 2 मतलब ओरल कैविटी में भी टाइप 2 बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑफ सेक्शुअल एक्टिविटीज़। इसमें क्या हो रहा है कि प्राइमरी इन्फेक्शन होती है चिल्ड्रन में दैट आर 2 to 4 years, उनमें प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाती है, एसिम्टोमेटिक होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर एसिम्टोमेटिक। ये जो प्राइमरी इन्फेक्शन है ये सेल्फ लिमिटेड है, रीएक्टिवेट हो सकती है अगर जो हमारी होस्ट है, हमारा जो होस्ट है उसकी रेजिस्टेंस जो है, उसकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाए, तब वो रीएक्टिवेट हो सकती है। पहले प्राइमरी इन्फेक्शन थी, एसिम्प्टोमेटिक थी, जब होस्ट की रेजिस्टेंस कम हुई, इम्यूनिटी कम हुई, तब वो रीएक्टिवेट हो गई। 10 to 20% में क्या होता है, वेजाइकल्स बनते हैं। 10 to 20% जो प्राइमरी इन्फेक्शन है उनमें वेजाइकल्स बनेंगे, नहीं तो एसिम्प्टोमेटिक ही हैं बाकियों में। 20% में वेजाइकल्स बने, उनके अल्सर्स बने थ्रू ओरल कैविटी इन प्राइमरी इन्फेक्शन, अल्सर्स बन गए। अगर वो रीएक्टिवेट हो जाते हैं तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड सोर्स। ये किस वजह से हो सकते हैं, मतलब रीएक्टिवेशन, इसकी प्राइमरी इन्फेक्शन की रीएक्टिवेशन क्यों हो सकती है? कोई ट्रॉमा, एलर्जी, फीवर, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, इम्यूनोसप्रेशन, यूवी लाइट, कोई भी ऐसा जो कॉज है उसकी वजह से ये रिएक्टिवेट हो जाएंगे। कहाँ कहाँ पे मोस्ट कॉमन लोकेशन है इसकी? लिप्स, नेजल ओरिफिस, बक्कल म्यूकोजा, जिंजाइवा एंड हार्ड पैलेट। ये भी वही है जैसे हमने पिछले में पढ़ा एप्थस अल्सर्स में, जो कि खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते थे 7 to 10 डेज़ में, ये भी 7 to 10 डेज़ में रिजॉल्व हो जाएंगे। और हम इसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं? एज वी नो दिट्स अ वायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, वी कैन गिव द एंटीवायरल थेरेपी। ऑलराइट। और मोस्ट एडल्ट्स में ये HSV1 जो है वो लेटेंट फॉर्म में रहता है। लेटेंट फॉर्म मतलब कि जो पता नहीं लगती, जो छुपी रहती है, लेकिन वायरस जो है रीएक्टिवेट हो सकता है, जिसकी वजह से कोल्ड सोर्स हो जाते हैं। रीअकरेंट जो लीजन्स होती हैं वो कहाँ हो सकती हैं? एट द साइट ऑफ प्राइमरी इनॉकुलेशन, जहाँ पे प्राइमरी इनॉकुलेशन हुई है HSV की, वहाँ पे रिकरेंट लीजन हो सकती है, या फिर उस एरिया में जो कि उसके एडजेसेंट है, एडजेसेंट एरिया म्यूकोजा इनरवेटेड बाय द सेम गैंग्लियन, जो म्यूकोजा सेम गैंग्लियन के साथ इनरवेटेड है, वहाँ पे भी रिकरेंट लीजन हो सकती है। ऑलराइट। देन कम्स ओरल कैंडियासिस। ओरल कैंडियासिस, और हम थ्रश भी बोलते हैं। कैंडिडा हमें पता है एक फंगस है, तो इट इज़ अ मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन ऑफ द ओरल कैविटी, राइट। अब कैंडिडा एल्बाइकन्स जो कि एक फंगस है जो कि हमारे ओरल कैविटी में नॉर्मल फ्लोरा है, कैंडिडा एल्बाइकन्स। वो डिजीज़ कब कॉज कर सकता है? जबकि इम्यूनो कंप्रेशन हो, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी ना हो, स्पेसिफिक कोई स्ट्रेन, कोई इसी की, ये जो कैंडिडा एल्बाइकन्स जो नॉर्मली प्रेजेंट है उसकी कोई और स्ट्रेन निकल के आए जो कि डेंजरस हो, या फिर एंटीबायोटिक्स का जो बहुत ज़्यादा हमने यूज़ कर लिया है, तो क्या होता है कि हमारा जो भी नॉर्मल है, जो कि नॉर्मल फ्लोरा है, माइक्रोबायोटा है, उसमें ऑल्टरेशन आ गई। तो ये सब स्पेसिफिक कॉजेज़ हैं ओरल कैंडियासिस की वजह से, जिसकी वजह से जो नॉर्मल फ्लोरा है वो भी हमें इन्फेक्शन कॉज कर देता है। अब 3 टाइप के हैं, स्यूडोमेम्ब्रेनस, एरिथेमेटस, हाइपरप्लास्टिक। सबके नाम से हमें पता लग रहा है, एरिथेमेटस इज रेडनेस, हाइपरप्लास्टिक इज हाइपोप्लेजिया, एंड स्यूडोमेम्ब्रेनस में क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन आउट ऑफ दीज 3। और इसे हम लोग, ये जो हमने थ्रश बोला है ना, हम लोग बेसिकली स्यूडोमेम्ब्रेनस को ही थ्रश बोलते हैं। कर्ड लाइक मेम्ब्रेन दैट कैन बी स्क्रैप्ड ऑफ टू एरिथेमेटस बेस, मतलब कि हम वो एक मेम्ब्रेन जो है उसको हम स्क्रैपिंग करें, उसको हम पील करें, तो फिर उसके नीचे से एरिथेमेटस बेस निकलेगा। एरिथेमेटस बेस मतलब रेड सा बेस। और एरिथेमेटस और हाइपरप्लास्टिक में क्या है, ये इतने कॉमन नहीं है। और हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको ट्रीट, कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली फंगस इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल ड्रग्स देकर, साथ में
न्यूट्रोपीनिया, एड्स, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड इम्यूनोसप्रेशन और डायबिटीज़, ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि इम्यूनोकम्प्रेशन की हैं स्पेसिफिकली, इन प्रॉब्लम्स में अगर साथ साथ ये हैं तो फिर वो डीपर साइड में भी जा सकता है, सरफेस से डीप में जा सकता है इन ओरल कैंडिडियासिस। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये जैसे हमने एप्थस अल्सर पढ़ा था, कैंकर सोर्स जो कि इनसाइड ऑफ लिप्स के अंदर हमने देखे थे, और अगर उसको मैं दिखाऊं तो दिस इज़ द, यू कैन सी एप्थस अल्सर। जैसे कि ये एक तो लिप्स के अंदर है और ये एक सोर है जिसमें एक हेलो बना हुआ है, यू कैन सी हेलो। वो कौन सा हेलो है? एरिथमेटस हेलो। हेलो का मतलब है कि जो उसकी, जैसे ये है अल्सर और उसके आसपास जो हेलो बना है ये है बहुत ही रेड, मतलब एरिथमेटस। यू कैन सी ये वाला एरिया, दिस इज एरिथमेटस हेलो एंड दिस इज अंदर इज द अल्सर। ऑलराइट, सो देन कम्स द प्रोलिफरेटिव एंड न्यूप्लास्टिक ऑफ ओरल कैविटी। पहला आता है फाइब्रस प्रोलिफरेटिव लीजन्स, उसमें आते हैं फाइब्रोमास। फाइब्रोमास देखकर हमें पता लग रहा है कि बिनाइन सा मास होगा फाइबर्स का। दैट इज अ सब म्यूकोजल नोडुलर फाइब्रस टिश्यू मासेस विद क्रोनिक इरिटेशन। वहाँ पे एक मासेस होते हैं जो कि फाइब्रस हैं, ऑब्वियसली नाम से हमें पता लग रहा है, और लोकेशन भी हमें बता दी गई है, सब म्यूकोजल है। और वो क्या करेंगे, वो क्रोनिकली हमें इरिटेट करेंगे, दैट विल इरिटेट द स्किन ओवर देयर। तो रिजल्ट क्या होगा? रिएक्टिव कनेक्टिव टिश्यू हाइपरप्लेजिया। कोई चीज़ को आप ज़्यादा प्रोवोक करो तो वो चीज़ ज़्यादा ग्रो करनी शुरू हो जाती है, तो फिर दैट इज़ हाइपरप्लेजिया हो जाता है। रिएक्टिव कनेक्टिव टिश्यू, वाई रिएक्टिव? क्योंकि किसी रिएक्शन की वजह से ये हाइपरप्लेजिया हुआ है, एंड दैट किसकी वजह से हो रहा है? दैट इज़ क्रोनिक इरिटेशन। क्रोनिक इरिटेशन की वजह से हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हाइपरप्लेजिया हो रहा है उसका। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? सर्जिकल रिमूवल, जो भी हमारा क्रोनिक इरिटेशन का सोर्स है उसे रिमूव कर दो, ये जो फाइब्रस मास बना है उसे रिमूव कर दो, दैट इज ऑब्वियसली। तो फाइब्रोमा यू कैन सी, और ये जो फाइब्रोमा है ये टंग के ऊपर है, सब मास बना हुआ है ये, एंड ये मास जो है सब म्यूकोजल है और ये इरिटेट करेगा, क्रोनिक इरिटेशन कॉज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। देन द सेकेंड थिंग इज पायोजेनिक ग्रैनुलोमा। पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, अब इसमें एक मिसनोमर है इसके नाम में, क्योंकि इसमें पस डेवलप नहीं होती है। एक इन्फ्लेमेटरी लीजन है, कहाँ पे होती है? जिंजाइवा ऑफ चिल्ड्रन, यंग एंड प्रेग्नेंट फीमेल्स। इसमें क्या होता है? वैस्कुलर है ये, मतलब कि कैपिलरी है, और कैपिलरी हिमैंजियोमा है बेसिकली। हिमैंजियोमा की वजह से हम बोल देते हैं कि इसमें वैस्कुलर है और साथ में अल्सरेटेड भी है। तो दिस इज पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, जो कि बिकॉज ऑफ दिस कैपिलरी हिमैंजियोमा एंड वैस्कुलरनेस ऑफ दिस इट अपीयर्स रेड एंड पर्पल इन कलर। ग्रोथ इसकी इंक्रीज होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करता है पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, तो इसमें इंक्रीज रिस्क होता है मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म का बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोथ, और ये रिग्रेस कर सकता है और एक फाइब्रोमा बना सकता है आराम से। जैसे कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो क्या हो सकता है? रिग्रेस कर ये एक फाइब्रोमा बना दे, और कंप्लीट एक्सीजन हो जाए तो बस उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, वही चीज़ को हम निकाल देंगे, बिकॉज इट्स अ बेनाइन थिंग, इट्स नॉट अ मैलिग्नेंट थिंग कि यहाँ से हमने हटा दी तो पूरे बॉडी में फैल गया, अब क्या करें? जहाँ वहीं पे है वहीं से हमने निकाल दिया, काम खत्म। एंड दिस इज, यू कैन सी, ये जो हमारा दिख रहा है, दिस वन इज पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, इट्स रेडिश इन कलर। नेक्स्ट थिंग इज ल्यूकोप्लेकिया एंड एरिथ्रोप्लेकिया। ल्यूको से हमें पता लग रहा है वाइट, और एरिथ्रो से हमें पता लग रहा है रेड। तो ल्यूको में वाइट पैच होता है, वाइट पैच का प्लाक दैट कैन नॉट बी स्क्रैप्ड ऑफ एंड कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज एनी अदर डिजीज़। इसका मतलब है कि ये किसी और डिजीज़ के अंडर क्लासीफाई नहीं हो, कि कोई और डिजीज़ की वजह से ल्यूकोप्लेकिया हो रहा है, ऐसा कोई अंडरलाइन कॉज ना हो, ऐसी कोई डिजीज़ ना हो वो, और ऊपर से वो स्क्रैप ना हो, तो ही हम उसे ल्यूकोप्लेकिया कह सकते हैं। कैसे ये हो सकता है? ज़्यादातर क्रोनिक स्मोकर्स में अल्कोहल ज़्यादा इरिटेट करता है, जब पान वगैरह में बीटल होता है, उस बीटल लीव्स होते हैं, उसकी वजह से ल्यूकोप्लेकिया इरिटेट कर सकता है। 5 to 25% जो लोग हैं उसमें क्या होता है कि ये डिस्प्लास्टिक चेंज आता है। डिस्प्लास्टिक का मतलब है कि उसने अपना टिपिकल जो फॉर्मेट था सेल का, उसने वो खो दिया और वो एटिपिकल बन गया, डिस्प्लेजिया हो गया। रिस्क फॉर प्रोग्रेशन टू स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ये एक इंक्रीज होता है इसमें रिस्क, किसकी वजह से? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में कम प्रोग्रेस होने का रिस्क उसमें इंक्रीज हो जाता है, किसकी वजह से? ल्यूकोप्लेकिया की वजह से। मॉर्फोलॉजी में क्या है? एपिथेलियल थिकनिंग, जो हमारी नॉर्मल एपिथेलियम है वो स्क्वामस कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड है, और अगर वो ज़्यादा उसमें थिकनिंग आएगी तो, क्योंकि पैच बन रहा है ना, पैच तो ऑब्वियसली थिकनिंग आएगी, तो वहाँ पे हाइपर कैरेटोसिस हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल में कैरेटिन आता है, तो दैट इज़ हाइपर कैरेटोसिस हो जाना।
ये डायग्राम में देखो, दिस इज़ अ वाइट ल्यूकोप्लेकिया, आपको कलर से पता लग रहा है ल्यूकोप्लेकिया, और इसे हम स्क्रैप ऑफ नहीं कर सकते। देन कम्स द एरिथ्रोप्लेकिया, एरिथ्रो ऑब्वियसली नाम से रेड है, रेड वेलवेटी इरोडेड लीजन जो कि फ्लैट और डिप्रेस्ड है, मतलब कि जैसे यहाँ पे नॉर्मल था, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल है, जब ये लीजन आई एरिथ्रोप्लेकिया की तो वो फ्लैटेंड हो गया, यहाँ पे तो प्लाक बन रहा था और यहाँ पे फ्लैटेंड हो गया, साथ में रेड है। इसमें भी इंक्रीज रिस्क है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होने का, इसमें ल्यूकोप्लेकिया से ज़्यादा रिस्क है। मान लो ल्यूकोप्लेकिया एरिथ्रोप्लेकिया दोनों हैं, तो किस में ज़्यादा रिस्क है कैंसर में डेवलप होने का, तो दैट इज़ एरिथ्रोप्लेकिया। 2:1 मेल प्रिडोमिनेंस है ऑब्वियसली, मतलब कि हाफ रेशियो है, 2 इज़ मेल एंड 1 इज़ फीमेल, तो मेल्स में ये ज़्यादा होता है। टोबैको क्यों, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा ही टोबैको यूज़ करना है या फिर अल्कोहल यूज़ करनी है। तो मोस्ट कॉमन जो है रिस्क फॉर बोथ ल्यूको एंड एरिथ्रो, ल्यूको और एरिथ्रोम दोनों में इंक्रीज रिस्क कब होता है, जब हम टोबैको यूज़ करते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, पान, ऑल ऑफ देम। देन कम्स द स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा नाम से हमें पता लग रहा है कि कैंसर है। 95% जो ओरल कैविटी के कैंसर्स होते हैं उनमें 95% जो है वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ही है। कार्सिनोजन क्या हो सकता है, टोबैको, अल्कोहल, पान। तो इन लोगों के क्रोनिक एक्सपोजर की वजह से ये जो कार्सिनोजेंस हैं ये क्या कॉज कर सकते हैं, कार्सिनोमा ऑफ स्क्वैमस सेल। पैथोजेनेसिस 2 पाथवेज हैं, एक तो मैंने जो आपको बताया कि ये जो कार्सिनोजन है उससे एक्सपोजर ज़्यादा हो तो म्यूटेशन आती है TP53 और RAS जीन में। सेकेंड इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से जो पैथोजेनेसिस होती है, उसमें से जो सबसे हाई रिस्क स्ट्रेन है दैट इज़ HPV16, उसकी वजह से क्या होता है, जो P16 जो कि एक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर है वो ओवर एक्सप्रेस हो जाएगा, इट विल बी ओवर एक्सप्रेसिंग। अब अगर हमें देखना हो कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छे से ट्रीट हो सकता है या फिर प्रोग्नोसिस किसका अच्छा है, तो दैट इज़ हमारे वायरस का, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्यों, क्योंकि प्रोग्नोसिस में हम लोग HPV वैक्सीन दे सकते हैं और वैक्सीनेशन दे देंगे तो वो ऑब्वियसली प्रिवेंट हो सकता है। और HPV वैक्सीन ज़रूरी नहीं है कि ओरल कैविटी के लिए स्पेसिफिकली देते हैं, कई जो फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर होता है HPV की वजह से, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी HPV वैक्सीन दे देते हैं, तो वो इसकी भी, ये जो ओरल कैंसर है उसकी भी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर देती है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर देती है बिकॉज ऑफ दिस HPV वैक्सीन विच वॉज ओरिजिनली यूज्ड फॉर द सर्वाइकल कैंसर। ऑलराइट, मोस्ट कॉमन लोकेशंस कहाँ पे हमें ये मिल सकता है, तो दैट इज़ वेंट्रल टंग, फ्लोर ऑफ द माउथ, लोअर लिप एंड जिंजाइवा, इन सब जगह पे मोस्ट कॉमन लोकेशंस हैं। मॉर्फोलॉजिकली एक पर्ली प्लाक्स, क्योंकि हमें पता है कि केराटिन है हमारी, उसमें हमारे स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, तो वो जो केराटिन है वो पर्ल्स की तरह होता है, तो पर्ली प्लाक्स बनते हैं, म्यूकोजल थिकनिंग्स एंड ऑब्वियसली वो केराटिनाइज्ड है इसीलिए प्लाक्स। अल्सरेटेड और रोल्ड बॉर्डर्स, जैसे कि हम लोग जब कैच करते हैं तो वो जो अपीयरेंस होता है ना कि अंदर डिप्रेशन होता है और बाहर से जो बॉर्डर्स होते हैं वो ऊपर उभरे होते हैं हमारे हैंड, तो दैट इज़ रोल्ड बॉर्डर। कहाँ पे जा सकता है मेटास्टैसिस कर ये सर्वाइकल लिम्फ नोड्स तक जा सकता है, दैट इज़ अ मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रीजनल मेटास्टैसिस। मोस्ट कॉमनली ये सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में ही जाएगा। ऑब्वियसली हमारे माउथ से शुरू हुआ है ना ओरल कैविटी से, तो कौन से लिम्फ नोड्स, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में जाएगा। वैसे और कहाँ जा सकता है, मिडिस्टाइनल लिम्फ नोड, लंग्स एंड लिवर, दीज आर द साइट्स, दीज आर द पोल लाइक स्ट्रक्चर, ये अंदर दिस, सो दीज आर द plaques, keratin poles. So yeah, this was all about oral cavity pathology. If you like the video, please subscribe, and if you have any query you can ask. Thank you.